गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं सभी? चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जवानी, है ना। अभी तक हम पाठ पढ़ रहे हैं, पहला वाला वीडियो हम देख चुके हैं, है ना। इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं कि एक डाकिया है कंवर सिंह और हमारी लेखिका प्रतिमा सिंह, दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही है, दोनों के बीच में संवाद चल रहे हैं, है ना। प्रतिमा सिंह जो है वो उनका इंटरव्यू लेने के लिए गई है, उनका साक्षात्कार लेने के लिए गई है ना। क्यों गई है? क्योंकि डाकिये जो है वो कंवर सिंह भारत सरकार द्वारा सम्मानित व्यक्ति हैं, है ना। उन्हें भारत सरकार ने प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर के उनको सम्मानित किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनके अच्छे कार्यों के लिए और उनकी अच्छी डाक सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित किया है। इसी बात से प्रभावित होकर लेखिका प्रतिमा सिंह उनसे इंटरव्यू के लिए गई हैं, है ना। तो उन्होंने इंटरव्यू में कुछ उनसे सवाल पूछे हैं, है ना। तो कुछ सवाल हमने कल पढ़े थे जो कि उनके व्यक्तिगत जीवन पर आधारित थे, है ना। कैसे कि आपका नाम क्या है, उन्होंने नाम पूछा। फिर उसके बाद में उन्होंने उनके परिवार की स्थिति को जानी कि उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं और क्या क्या करते हैं, इस बारे में हमें जानकारी मिली। और साथ ही उन्होंने ये भी जाना कि जब वो जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, है ना। कि जैसे कि उन्होंने बताया था कि वो शिमला में काम करते हैं तो वहाँ पर उनको पहाड़ियों पर चढ़ करके जाना होता है गांव-गांव में। तो पहाड़ियाँ इतनी कंटीली होती हैं या इतनी नुकीली होती है कि कभी कभी उन पहाड़ियों से या उनकी पहाड़ियों की चढ़ाई ज़्यादा होती है तो वहाँ से फिसल करके व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। और आए दिन लोग वहाँ से फिसलते रहते हैं। क्यों फिसलते हैं? क्योंकि वहाँ पर आने जाने के रास्ते ठीक नहीं है ना, सुगम नहीं है, रास्ते बहुत ही कठिन है और दुर्गम रास्ते हैं, तो वहाँ पर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। ये बातें कंवर सिंह ने बताई थी लेखिका को, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि आगे और किस तरह के सवाल उन्होंने पूछे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 59 पर, है ना। तो उन्होंने सवाल पूछा, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? प्रतिमा सिंह ने एक सवाल और पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, अब मैं पेकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक, है ना। अब कंवर सिंह ने जवाब दिया कि भाई मैं पहले ग्रामीण डाक सेवक था, मतलब गाँव में जा करके चिट्ठियाँ बांटता था, फिर मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं पेकर बन गया हूँ। अब पेकर का काम क्या होता है कि डाक विभाग में रह करके चिट्ठियों को पैक करना और उन पर सील लगा करके, डाक विभाग की सील लगा करके उनको आगे जाने के लिए अनुमति देना, ये काम होता है पैकर का। तो वो पैकर का काम करते थे, है ना। अब वो कहते हैं कि मैं हूँ वही डाक सेवक, है ना, मेरी नीली वर्दी अभी भी वही वर्दी है और मैं हूँ डाक सेवक। चलिए अगला सवाल है उनका, डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? अब उन्होंने कहा कि डाक सेवक को काम क्या क्या करना होता है, डाक सेवक के काम बताइए। तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे बहुत कुछ करना होता है, चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाना होता है। अब उन्होंने जवाब दिया कि भाई मैं डाक सेवक हूँ लेकिन मुझे काम बहुत करने होते हैं। क्या क्या काम करने होते हैं कि उनको चिट्ठियाँ जो होती है वो चिट्ठियाँ उनको भेजना होता है गांव में, है ना। उनको पार्सल भी भेजने होते हैं लोगों के, है ना। उनको बिल भी देने होते हैं जो डाक विभाग से संबंधित हो या अन्य विभागों के बिल इधर उधर करना होता है तो वो बिल भी उनको देने होते हैं, है ना। और उसके साथ में उनको बूढ़े लोगों की पेंशन भी देनी होती है ना। पेंशन भी उनके घर तक पहुंचानी होती है। अब पेंशन क्या होता है? पेंशन होता है कि जो सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद या सेवानिवृत्त होने के बाद भी विभाग उन्हें उनका वेतन देती है, कुछ राशि उनको देती है ना। तो वो उसी को कहते हैं पेंशन, ठीक है। तो वो पेंशन भी उनको घर जाकर के देते हैं। चलिए क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं, है ना। प्रतिमा सिंह ने एक सवाल और पूछा, क्या आपको अभी भी ये सब काम करने पड़ते हैं? अब तो सूचना देने के लिए या मैसेज पहुंचाने के लिए या संदेश देने के लिए बहुत सारे नए नए उपकरण आ चुके हैं, फिर भी आपको काम करना पड़ता है। तब कंवर सिंह ने जवाब दिया
शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हों, है ना, वो कहते हैं कि शहरों में भले ही नए नए साधन आ गए हों, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल, है ना, ईमेल वगैरह वगैरह। वो कह रहे हैं कि आपके शहरों में भले ही मोबाइल हो या टेलीफोन हो या ईमेल हो, जिससे कि संदेश आप एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, है ना। टेलीफोन से क्या होता है कि हम तुरंत फ़ोन करके किसी को खबर कर सकते हैं, है ना, या उनसे बातें कर सकते हैं। मोबाइल से क्या होता है, हम मैसेज को टाइप करके दूसरे के पास भेज सकते हैं। ठीक है, मैसेज में जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे मैसेज हमने किया और उधर भेज देते हैं। टेक्स्ट मैसेज भेजना हो तो टेक्स्ट मैसेज हम भेज देते हैं। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इन पर हम अपने जवाब दे सकते हैं, अपने संदेश को भेज सकते हैं, अपनी मन की भावनाएं दूसरे तक भेज सकते हैं, है ना। और ईमेल से भी हम भेज सकते हैं। ईमेल से आजकल विभागीय जितने भी काम होते हैं वो ईमेल से भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हम संचार के साधन और बढ़ चुके हैं, लेकिन वो शहरों तक सीमित हैं, ऐसा कंवर सिंह बोल रहे हैं, है ना। लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का काम सबसे बड़ा जरिया डाक ही है, वो कह रहे हैं। लेकिन गांव में ये सारी सुविधाएं नहीं है ना। मोबाइल तो आ चुके हैं, लेकिन गांव में नेटवर्क नहीं मिलता है, तो मोबाइल में संदेश भेजने का क्या मतलब। तो आज भी गांव में हमें डाक सेवा के माध्यम से ही संदेश पहुंचाने होते हैं। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं, है ना, क्योंकि डाकिये का गांव में बहुत ही सम्मान करते हैं, क्योंकि वो उनके चिट्ठियों को, उनके संदेशों को, उनके मनी ऑर्डर को उन तक समय से पहुंचाने का काम करते हैं। अपनी चिट्ठी पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। लोग अपनी चिट्ठी पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। चलिए अगला सवाल उन्होंने पूछा, हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे। अब प्रतिमा सिंह पूछती है, क्या हमारे देश की डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, अगर है तो कैसे है बताइए। तो तब कुंवर सिंह ने जवाब दिया, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी, है ना। आपको कहते हैं कि हमारे यहाँ की डाक सेवा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। इतने अन्य देशों में इतनी डाक सेवाएं नहीं होती, इतने डाकिये नहीं होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत डाकिये हैं, बहुत डाक विभाग खुले हुए हैं, है ना, छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस खुले हुए हैं। और तो और साथ में हमारे देश की डाक सेवा बहुत ही सस्ती है। अब सस्ती कैसे है भाई, केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं, है ना। जैसे कि चिट्ठी भेजना है, लिफाफा है, तो 5 रुपये की उस पर टिकट लगा करके हम उसको भेज सकते हैं किसी भी देश के किसी भी कोने में। मतलब हमारा मैसेज जो है, हमारा संदेश जो है वो सिर्फ 5 रुपये में हम कहीं भी भेज सकते हैं, हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का है ना। पोस्ट कार्ड जो होता है उसकी कीमत क्या होती है, सिर्फ 50 पैसा। तो 50 पैसे में तो पोस्ट कार्ड से भी हम चिट्ठियाँ भेज सकते हैं, हमारा संदेश भेज सकते हैं। और जो होता है पोस्ट कार्ड 50 पैसे का है, और अंतर्देशीय पत्र कितने का होता है, 2.5 रुपये का, है ना। पोस्ट कार्ड में हमारा संदेश कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन अंतर्देशीय पत्र में क्या होता है कि हमारा संदेश कोई पढ़ नहीं पाता है, उसको लिफाफे की तरह बंद करके भेज सकते हैं हम। तो वो कितने का होता है, 2.5 रुपये का है। तो देखिए 2.5 रुपये में हम अपने संदेश को, अपने मैसेज को कहीं भी भेज सकते हैं। यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। तो सोचिए हम कितने कम पैसों में अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। चलिए आगे एक सवाल पूछा, आपको अपनी नौकरी में मजा तो बहुत आता होगा। अब वो बोल रहे हैं कि आप तो खुश बहुत होते हैं, कि आपको बहुत ही आनंद आता होगा आपकी नौकरी में। तब क्या बोला उन्होंने, क्या जवाब दिया, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे देश में सीमा पर बैठे सैनिक हैं, वो सैनिक अपने परिवारों के लिए चिट्ठियां भेजते हैं, वो सैनिक अपने परिवारों के लिए मनी ऑर्डर भेजते हैं। तो वो मनी ऑर्डर लेकर के मैं उनके परिवार तक जाता हूँ, तो उनके बूढ़े माँ बाप उस मनी ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं, उन पैसों का इंतज़ार करते हैं। जब मैं उनके हाथों में देता हूँ तो उनकी खुशी देखने के लिए मैं ललायित होता हूँ, या उनकी खुशी जो है वो मुझे बहुत ही आनंदित करती है। उनकी खुशी देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है।
ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं, है ना। कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि मुझे किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाना है या किसी का रिजल्ट पहुंचाना है या किसी का नियुक्ति पत्र, मतलब नियुक्ति पत्र मतलब किसी विभाग में कोई नौकरी लग गया हो तो उसका एक नियुक्ति पत्र होता है कि आपको नौकरी के लिए बुलाया गया है, आप नौकरी के लिए योग्य हैं। तो वो जब मैं पत्र देता हूँ तो युवा लोग बहुत ही खुश होते हैं और वो मुझे बहुत ही धन्यवाद कहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो मैं उस बात से बहुत ही खुश होता हूँ और बहुत ही आनंदित होता हूँ। लोग बहुत बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं, 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने बाद ही इकट्ठी दी जाती है। अब वो कह रहे हैं कि बूढ़े लोग जो हैं, बूढ़े दादा दादी नाना नानी जो है वो पेंशन पाकर बहुत खुश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हर 6 महीने बाद ही पेंशन दी जाती है, उन्हें हर महीने पेंशन नहीं दी जाती है। वो हर 6 महीने के 6 महीने मतलब साल में 2 बार ही पेंशन दी जाती है। तो वो लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, 6 महीने तक मेरा इंतज़ार करते हैं और जब उनके हाथ में मैं पेंशन देता हूँ तो वो बहुत ही खुश होते हैं, है ना। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, इतने ही सवालों के जवाब पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे कि प्रतिमा सिंह ने उनसे और क्या क्या सवाल पूछे हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और कल के लिए पाठ को पूरा पढ़िए। थैंक यू।